नमस्कार साथियों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। बालेन शाह की सरकार ने नेपाल के अंदर शपथ ग्रहण कर लिया। रामनवमी के दिन हुई शपथ ग्रहण समारोह जो इस तरीके से हुआ था, उस शपथ ग्रहण समारोह के बाद जिस तरह की वहां राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, यानी नई सुबह नई क्रांति की तरह सामने आई। यानी रामनवमी की सुबह के अगले दिन जैसे ही सरकार ने अपना कामकाज संभाल रखा था, अगले ही दिन एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई और उसमें केपी ओली जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उनके समेत जो लेखक जो वहां के गृह मंत्री थे, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर गंभीर आरोप थे और आरोप किस तरीके के थे? आरोप एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर थे और उसको पहली ही कैबिनेट की बैठक में सामने रखा गया। यह आरोप लगा कि जो जेएनजी के आंदोलन के दौरान युवा 77 मारे गए थे, उनके पीछे इन चेहरों का हाथ है। खासतौर पर प्रधानमंत्री रहते हुए केपी ओली ने और लेखक ने गृह मंत्री रहते हुए उनको प्रोटेक्ट करने का कोई काम नहीं किया। जब ये पता था कि लोग नाराज हैं, युवा नाराज हैं, तो सरेराम उनको गोलियां मार दी। और इस तरह की कार्रवाई सामने आई जब गार्गी सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट के तौर पर वहां पर काबिज हुई, तो सरकार ने आयोग तो बनाया, लेकिन आयोग की सिफारिश के आधार पर उसको लागू करने में सरकार हिचकती रही। उसकी वजह यही रही कि सरकार ये चाहती थी कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत देश में लोकतंत्र बहाल हो, एक सरकार काबिज हो, एक सरकार जो है सत्ता पर आए लोगों के अहमत के साथ, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। तो इस बात को देखते हुए गार्गी सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे ही बालेन शाह ने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण के थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के अपना कार्यभार ग्रहण किया और फिर अपने सभी मंत्रियों के साथ, जो युवा मंत्रियों की पूरी सरकार की युवा सरकार है, 35 साल के खुद बालेन शाह हैं और उसी के आसपास जो है एवरेज एज वाले मिनिस्टर्स उनके साथ हैं, सबने मिलकर के एक चर्चा की और उस चर्चा में जो आयोग बना था, उस आयोग की रिपोर्ट को सामने रखा गया और सामने रखने के बाद तय किया गया कि इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और यह कार्रवाई उसी आधार पर शुरू हो गई क्योंकि उस रिपोर्ट में उन मौतों का जिम्मेदार प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री को बताया गया। इसलिए प्रधानमंत्री के यहां सुबह सुबह छापेमारी हुई, पुलिस उनको पकड़ करके ले आई। गृह मंत्री के यहां छापेमारी हुई, उनको पकड़ करके लाई। अनएक्सपेक्टेड था ये, शायद किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो चंद लोग ही इस बात को जानते थे जो सत्ता में नए नए काबिज हुए थे। उनके द्वारा यह तय किया गया कि सरकार के शपथ ग्रहण लेने के अगले ही दिन इस कार्रवाई को अंजाम पहुंचा दिया। और अंजाम पहुंचाने के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो चीजें सामने आई, कल तो दिन भर इस बात की चर्चा रही नेपाल में कि कैसे बालेन शाह ने एक्शन लिया और किस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। हालांकि उनका मेडिकल चेकअप वगैरह भी हुआ, दुनिया भर में बड़े हंगामे भी हुए, कुछ प्रोटेस्ट भी करने की कोशिश हुई, लेकिन पूरी तौर पर नेपाल को एक तरीके से सुरक्षा जोन में, एक तरीके से उसके घेरे में ला दिया गया। राजधानी काठमांडू में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए पहले से तैयारी कर ली गई। अब जो चीज सबसे पहले प्रमुख कारण है इस पूरे बदलाव के पीछे, वो है क्या? जो 100 डेज का एजेंडा बालेन शाह ने रखा है अपने सामने, क्योंकि देश लंबे समय से अलग अलग तरह के चैलेंजेस को झेल रहा था। 17 साल का लोकतंत्र और 17 साल के अंदर 40 के आसपास प्रधानमंत्री आगे पीछे बदलते चले गए और ये अजीबोगरीब इतिहास दिखाई पड़ा नेपाल के अंदर। राजशाही थी, लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन अस्थिर सरकारों का एक लंबा दौर नेपाल के अंदर चला। पहली बार सरकार खुद के दम पर कोई बहुमत में आई और वो भी ऐसा प्रचंड बहुमत, इतना प्रचंड बहुमत कि लगभग 2/3 सीटें जीतने में युवा राष्ट्र, आरएसपी जिसको बोलते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी जो उनकी है, वो कामयाब रही आरएसपी, और वो सत्ता में वहां पर बैठ पाए। तो ये एक बड़ा, हालांकि पार्टी जो है वो रवि लामे छामे की थी, लेकिन क्या हुआ, रवि लामे छाने के बाद भी उन्होंने भी, उनकी भी तारीफ करनी होगी कि वो इस मामले में उन्होंने जनता के मूड को भापा और प्रधानमंत्री के तौर पर बालेन शाह को वो आगे लेकर के, और बालेन शाह प्रधानमंत्री की शपथ ली उन्होंने। रवि लामी छाने ने किसी भी तरह की शपथ नहीं ली, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। जबकि याद होगा आपको, पहले एक बार गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। खैर, ये एक बड़ा बदलाव नेपाल के अंदर आया, लेकिन 100 डेज का जो एजेंडा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। और कुछ फैसले जो नेपाल की वर्तमान सरकार ने या नई सरकार ने या युवाओं की सरकार ने या जेनजी सरकार जिसको आप कह सकते हैं, उसने लिए, उसने दुनिया को हैरान। वो क्या हुआ? वो महत्वपूर्ण फैसले थे जिस तरीके से नेपाल के अंदर
कुछ इंस्टीट्यूशंस ने जो ब्रांडेड हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, शिक्षा पद्धति पर काम करने की बात सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई और उस प्रतिबद्धता के साथ ये तय किया कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। खैर, जो प्रमुख तौर पर बात सामने आई, शिक्षा और युवाओं की बात जो है वो की गई और ये कहा गया कि शिक्षा और युवाओं को इसमें जो है मदद दी जानी है। और उसके लिए क्या किया गया, कक्षा 5 तक की सभी परीक्षा, जो परीक्षा होती है, इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, उनको समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि भाई अगले 5 साल तक हम किसी भी तरीके की जो परीक्षा है वो 5वीं के लेवल तक नहीं करेंगे। अब उसकी जगह क्या हो गया, उस स्टूडेंट्स को फ्रेंडली असेसमेंट सिस्टम को इन्वॉल्व करके, जो दुनिया भर में इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम उनको जो है नए फ्रेंडली असेसमेंट सिस्टम में उनको जोड़ करके रखेंगे, उस तरीके से आगे बढ़े। एक और जो चीज बहुत पूर्ण थी, राजनीति पर रोक। ये कहा गया कि सभी पार्टियों से जुड़े स्टूडेंट यूनियन संगठन और कॉलेज में जो छात्र संघ के चुनाव हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। दरअसल नेपाल के अंदर खासतौर पर कम्युनिज्म से जुड़े हुए जो छात्र संगठन थे उनका खासा असर था। यह अलग बात है कि युवाओं का ही प्रदर्शन बहुत ज्यादा हुआ जेनजी के आंदोलन के दौरान, लेकिन चूंकि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है नेपाल के लिए, नई सरकार है, युवा चेहरे वहां पर है, ऐसे में अगर किसी तरह का छात्र आंदोलन वहां पर गठित होता है या विपक्ष गठित करता है तो फिर एक मुश्किल हो जाएगी उन सुधारों को लागू करने में जो बालेन शाह और उनके साथियों ने मदद के तौर पर, एक प्लान के तौर पर नेपाल के लिए सोच रखा था। अब एक बड़ी अच्छी कहानी आती है, मैं दर्शकों को चाहूंगा कि सुना भी दूं। 5 सभाएं केवल नेपाल के अंदर बालेन शाह ने इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किया और उन 5 सभाओं को लेकर के ये कहा गया कि भाई केवल 5 सभा, यहां हम लोग हिंदुस्तान में तो देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, एक एक कोने कोने में एक एक सीट जीतने के लिए सभाएं कर दी जाती हैं, तो केवल 5 सभा बालेन शाह ने कर दी, ये तो बड़ा कम है। पर बालेन शाह ने इसकी सफाई में कहा कि देखिए, मुझे नेपाल की जनता सालों से जानती है, मैं पिछले कई सालों से उन मुद्दों को लेकर के जनता को, चाहे वो रैप के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से लगातार कन्विंस कर रहा हूं। मैं कोई नई बात क्या कह दूं, नई बात क्या कह दूं, इसलिए मेरा फोकस है कि भाई मैंने 5 अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अलग अलग भाषाओं में, जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें जनता को अपना संवाद उनके साथ स्थापित कर लिया, उनको अपनी बात बता दी कि हम क्या करना चाहते हैं। और छोटे छोटे भाषण देते हैं बालेन साहब, बहुत बड़े बड़े भाषण नहीं देते, बहुत छोटे भाषण देते, और उन भाषणों के माध्यम से उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। उनका शपथ ग्रहण भी बड़ा चर्चा का विषय रहा, बड़ी संख्या में दर्शकों का प्यार मिला। जो वीडियो हमने उनके शपथ ग्रहण पर जो है आपके सामने रखा था, और उसके बाद उनके पहले एक्शन पर भी जो रखा, वो दोनों वीडियोस को बहुत प्यार मिला। लाखों की संख्या में नेपाल से दर्शकों ने जो है इसको देखा है, उनके कमेंट्स हमको प्राप्त हो रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स के हमने जवाब दिए, बहुत सारों के जवाब देने बाकी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का जवाब दे पाए, लेकिन जो बातें सामने है पहले उसको सामने आपके रख देते हैं। तो छात्र संघ के चुनाव पर पूरी तरीके से रोक लगाते, यूनिवर्सिटी सुधार की बात कही गई, बैचलर्स में, बैचलर यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र पहले आवश्यक होता था नेपाल में, उस पूरी जो बैरियर है उसको तोड़ देने का फैसला किया। और यूजी पीजी के रिजल्ट तय कैलेंडर के अनुसार जारी होंगे, ये भी कहा गया। यानी पहले जो डिले कैलेंडर चलता था कि मतलब अगर रिजल्ट निकलना है मई में, रिजल्ट अगले साल निकल रहा है, 2 साल बाद निकल रहा है, इन चीजों को लेकर के जो है बालेन शाह सरकार ने 100 डेज के अपने प्लान में ये तय किया कि इस पर काम करना। वन यूथ वन स्टार्टअप पॉलिसी को सामने लाकर के बात हो रही है कि नौकरी या बिजनेस शुरू करने के लिए कैसे युवाओं की मदद कर सकते हैं। ये बालेन शाह की सरकार जो है वो अपने एजेंडे में युवाओं के लिए रख रही है। यानी छात्र संघ बैन कर दिया, वन यूथ वन स्टार्टअप की पॉलिसी लेकर के आए, जो यूजी और पीजी के जो रिजल्ट्स हैं उनको टाइम से लाना है, यूनिवर्सिटीज में जो है वो किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एजुकेशन है, उसमें सुधार करना है, और बेसिक एजुकेशन में 5वीं तक कोई भी एनुअल एग्जाम नहीं करना। अब इसके बाद क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, भ्रष्टाचार को लेकर के सख्त एक्शन। अब उसमें क्या किया गया, नेताओं की संपत्ति की जांच की बात कही गई और कहा गया कि नेताओं की संपत्ति की जांच की जाएगी, 15 दिन के अंदर एक कमेटी बनेगी। 1990 से 2026 तक नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति जांची जाएगी। नेताओं के बारे में तो पहले भी कहा जा रहा था कि नेताओं पर तो शिकंजा कसेगा ही, और नेताओं से तो बहुत नाराजगी है वहां की जनता की। लेकिन एक और वर्ग था जिससे जनता बहुत नाराज थी, वो था प्रशासनिक वर्ग, जो अफसर है उनका, और अफसरों के बच्चों का, अफसरों के परिजनों का वीडियोस
जो सोशल मीडिया पर वायरल थे, उनके विदेश में घूमने के, महंगी गाड़ियों से घूमने के, लग्जरी लाइफ के उनके, उन सब वीडियोस ने एक रिएक्शन नेपाल की जनता के अंदर, दिमाग के अंदर, जहन के अंदर जो है डाला, और उसके नाते ही पूरा माहौल जो है वो बिगड़ता चला गया। तो खैर, 9 सितंबर 2025 के प्रोटेस्ट में जो मौतें हुई हैं उनकी भी जांच करने की बात कही। जेनजी प्रोटेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, और एक हफ्ते में जांच पैनल जो है वो इसके लिए बना दिया जाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, 100 दिनों में डिजिटल एसेट रजिस्ट्री का काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, ताकि इस तरह का विवाद भी जो है वो कहीं ना आए। संदिग्ध लेन देन अपने आप इससे पकड़ा जाए। अगर आप कोई संपत्ति बनाते हैं, कुछ और करते हैं, तो ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर मॉनिटरिंग होगी, और उस पर अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। डिजिटल सर्विसेज, यानी सरकारी काम आसान होगा, यानी घर बैठे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, पासपोर्ट, नागरिकता, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट हैं उसको पाने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों का जो है बार बार उन दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा, वहां चप्पल नहीं घिसनी पड़ेगी आपको, बहुत सीधी सी बात। 100 दिनों के अंदर ही घर तक डिलीवरी होगी इन चीजों की। वन डोर बिजनेस सिस्टम, 45 दिनों में एक प्लेटफॉर्म इसके लिए बनाया जाएगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स, बैंक अकाउंट, डिजिटल नेपाल। पूरे देश में 5G इंटरनेट और फ्री इंटरनेट की बात भी कही गई, ताकि युवाओं को इससे राहत मिल सके। डिजिटल आईडी हेल्थ प्लस एजुकेशन के सेक्टर से लिंक्ड होगी, जिसके माध्यम से आपका डेटा, आपका ब्यौरा भी जो है वो सरकार के पास रहे और सरकार आपकी मदद करे। फ्री अस्पताल बेड, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में आपका बेड चार्जेज जो होते हैं वो नहीं लगेंगे, आपको फ्री इंतजाम किया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 10% बेड जो है वो गरीबों के लिए आरक्षित करने। ब्लू बसेस का इंतजाम होगा, महिलाओं के लिए सुरक्षित और मुफ्त ट्रांसपोर्ट का इंतजाम सरकार करने की बात कर रही है। 100 दिनों में हर प्रदेश में कम से कम 25 बसें। आप जानते हैं नेपाल बहुत दूर इलाका है, वहां पर बहुत दुर्गम इलाकों में लोग रहते हैं, और उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना काफी कठिन होता है। तो काफी सुदूर इलाकों से लोग एक दूसरी जगह से जा सकें, आ सकें, इसके लिए बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है। मेंटल हेल्थ और हर जिले में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित करने की बात जो है वो कही गई है। एक पांचवा और महत्वपूर्ण बिंदु है शासन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के संविधान संशोधन। 7 दिन में एक डिबेट पेपर तैयार करने की बात की। ग्रीन एनर्जी की बात कही जा रही है, ताकि वहां पॉल्यूशन न फैले किसी भी तरीके से, क्योंकि नेपाल आप जानते हैं प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक देश है, और किस तरीके से वहां पर नदियों का, जंगलों का, पहाड़ों का एक पूरा क्षेत्र है उससे ओत प्रोत, तो उसको किस तरीके से बचाया जा सके, उससे किस तरीके से ऊर्जा के स्रोत जनरेट किया सके, और उनसे किस तरीके से वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता पूरी किया सके। 2040 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य, यानी पूरी जो एनर्जी का जो सिस्टम है वहां पर पावर सप्लाई, वो रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर जाना है, यानी कोयला या इस तरह की चीजों से बिजली उत्पादन वहां पर न के बराबर करना। अभी बहुत बड़े पैमाने पर हाइड्रो पावर का वहां पर उत्पादन होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के पीछे प्रदूषण से मुक्ति प्लस ईंधन, यानी दूसरे तरह के ईंधन पर निर्भरता, यानी पेट्रोल डीजल पर, गैस पर निर्भरता कम करने की कोशिश है। फेसलेस सर्विसेज, सरकारी कामों को पूरी तरीके से डिजिटलाइज करना, कोई मिडिल मैन नहीं होगा, इस बात की कोशिश करना। और एक बड़ी बात जो सोशल मीडिया और जनता को लेकर के कही गई है, उसमें 2-3 चीजों पर बहुत ध्यान है। देखिए क्या है इसका असर, क्या होगा। प्लान के बाद नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, इस पूरे प्लान 100 डेज के सामने आने के बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर गया, जिससे लोगों में भी उम्मीद, यानी स्टॉक एक्सचेंज जो व्यापारी हैं वहां के, उनका भी भरोसा कहीं ना कहीं नई सरकार में है कि नई सरकार कुछ बदली। युवाओं को भी इस बात की उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर जो जिस तरीके से पूरा नैरेटिव बना था, और उसके बाद ये सरकार नई बनी, नया बड़ा मैंडेट इसको मिला, मिडिल मैन जो है वो खत्म होगा, बिचौलिया खत्म होगा, सरकारी सिस्टम पारदर्शी होगा। ये सबसे बड़ी चीज है जिसकी उम्मीद लोग लगा करके रखे हुए हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ जरूर पार्टी कैडर और उससे जुड़े हुए लोग हैं जो इसको बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मुतमईन है, उनको लग रहा है सरकार बदलाव करना चाहती है, इसलिए ये काम कर रही है। जो बदलाव होंगे वो ये तय करेंगे कि नेपाल किस दिशा में जा रहा है, बालेन शाह का क्या अप्रोच है, और जो 100 पॉइंट प्लान है उनका वो किस तरीके से सामने आ रहा है।
और उसको लागू करने में वो कितना कामयाब होंगे। जैसे जैसे वो कामयाब होंगे, उनकी कामयाबी खुद इस बात की गवाही देगी कि बालेन शाह ने जो वादा किया था नेपाल की जनता से, उसको वो सिर्फ न सिर्फ आलोचना कर पाए, बल्कि अब उसको लागू कर पाने में वो कितने कामयाब रहे। ये सबसे बड़ी बात होगी जो हमारे आपके सामने जरूरी है कि इस पर चर्चा हो। मैं चाहूंगा कि जो दर्शक भी बड़ी संख्या में हमको देख रहे हैं, वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि आखिर जो बदलाव हुए हैं वो किस तरीके से हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जो 100 डेज प्लान है उस पर उनका क्या कहना है, जो 5 पॉइंट प्लान है उस पर उनका क्या कहना है। तो ये महत्वपूर्ण है, जो 5 पॉइंट प्लान के मदद से 100 डेज तक सरकार को चलना है। अब आप देखिए, शेर बहादुर देववा की भी संपत्तियों की जांच के आदेश दे दिए गए, उनके उनकी पत्नी के संपत्तियों की जांच के आदेश दे दिए गए, और इन जांचों के बीच में कुछ काम भी उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह का हो रहा था, उसको भी सरकार ने वहां पर रुकवा दिया है। तो सख्त कदम तो उठा रहे हैं बालेन शाह। अब वो कितने कामयाब होंगे, नेपाल की जनता उनको कितना कामयाब होने देगी, सरकारी मशीनरी उनकी कितनी मदद करेगी, और उन करप्ट ब्यूरोक्रेट और आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर वो क्या कार्रवाई कर पाएंगे, इस पर यह निर्भर करेगा कि वो जो विजन लेकर के नेपाल की जनता के सामने आ रहे हैं उसको पूरा करने में वो कितने कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।